टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे वेबर के औद्योगिक सिद्धांत। इसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि जिसमें इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या थी और सिद्धांत के आधार के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हम लोग दो आधारों का डिस्कस कर चुका, तीन आधार देखे थे, जिसमें परिवहन लागत व्यय था, श्रम लागत था और एकत्रीकरण की अर्थव्यवस्था था। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे परिवहन लागत से संबंध में। तो इसको दो हम लोग पॉइंट में देखे थे, जिसमें पहला था एक बाजार और एक कच्चे पदार्थ का स्थान के बारे में डिस्कस किए थे। दूसरा था एक बाजार और कई कच्चे पदार्थ का स्थान। ठीक है, कई एक दो या दो से अधिक कच्चे पदार्थों के स्थान के बारे में डिस्कस किए थे। तो उस समय इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाएगी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें भी दो पदार्थ में भी देखे थे, दो या दो से अधिक पदार्थ में भी डिस्कस देखे थे कि किस प्रकार का जो पदार्थ है, कच्चे पदार्थ हैं, उसका नेचर किस आधार पे था। तो उस पर हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। और चौथा पॉइंट था जो कि दोनों पदार्थ जब सकल प्रकार का हो, सकल प्रकार मतलब कि वेट लूज मटेरियल हो। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जितना पदार्थ कच्चे पदार्थ यूज हो रहा है इंडस्ट्री में उत्पाद बनाने में, उससे ज़्यादा उत्पाद उसका कम हो रहा है। ठीक है, तो दोनों पदार्थ जब सकल पदार्थ हो तो उस समय की कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि जब दोनों पदार्थ सकल पदार्थ हो तो उस समय क्या स्थिति आएगी। लेकिन उस समय ये काफ़ी जटिल स्थिति हो जाएगी जब एक बाजार हो और दो सकल पदार्थ हो, वो भी वेट लॉस वाले हो, तो उस समय एक जटिल स्थिति आ जाएगी। उसके लिए अल्फ्रेड वेबर महोदय ने एक स्थानीयकरण त्रिभुज की बात की है। ठीक है, स्थानीयकरण त्रिभुज। ठीक है, स्थानीयकरण त्रिभुज के बारे में बात किए थे। और दूसरा पॉइंट था स्थानीयकरण त्रिभुज ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक स्थान को इसको मान लिया जाए कच्चे पदार्थ का रॉ मटेरियल नंबर 1 है, पहला कच्चे पदार्थ वाला स्थान है और ये दूसरा कच्चे पदार्थ का स्थान है और तीसरा है मार्केट। ठीक है, मार्केट ये बाजार हैं, दो कच्चे पदार्थ हैं और एक बाजार है। अब ये इनके बीच में इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाएगी। तो इसी आधार पर ये स्थानीयकरण त्रिभुज के संदर्भ में। लेकिन इसके लिए कैसे मापन होगा, अभी हम लोग एक डिस्कस किए थे जब मैंने कुछ शब्दावलियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक टॉपिक डिस्कस किए थे पदार्थ सूचकांक। ठीक है, पदार्थ सूचकांक या मटेरियल इंडेक्स इसके नाम से जानते हैं। मटेरियल इंडेक्स क्या होता है। मटेरियल इंडेक्स होता है कि बने हुए जो पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ से जो बने हुए पदार्थ और जो तैयार माल हैं, उसके दोनों के अनुपात को मटेरियल इंडेक्स से दर्शाते हैं। अर्थात इसमें देखते हैं कच्चे पदार्थ का भार बटे उत्पादित पदार्थ का भार या तैयार माल का भार। ठीक है, तैयार माल का भार। ठीक है, ये दोनों के ये अनुपात को पदार्थ सूचकांक से दर्शाते हैं। तब इसी आधार पे पदार्थ सूचकांक के आधार पे हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित किया जाएगी। ठीक है, तो ये पदार्थ सूचकांक अर्थात मान लीजिए कि कोई गन्ने का ही ले लीजिए या लौह इंडस्ट्री ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जितना पदार्थ यूज किया जाता है, मान लीजिए 100 टन क्या किया जाए, 100 टन जो लौह अयस्क हो उसका स्टील कितना बनेगा, 100 टन न बन करके इसमें से वेट लूज होगा, कम बनेगा। तैयार माल कितना बनेगा, तैयार माल मान लीजिए कि 60% बनेगा। ठीक है, 60 टन बनेगा। 100 टन का लौह अयस्क का यूज़ किया जाएगा तो इस्पात कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो यदि इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है,
ये एक से अधिक हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पदार्थ सूचकांक एक से अधिक का आ जाएगा। यदि दोनों बराबर होता है, जितने पदार्थ बनाया गया है, जितने पदार्थ का यूज़ किया गया है, जैसे कपास है 100 टन कपास का यूज़ किया गया है तो 100 टन का, ठीक है 100 टन यदि 100 टन यदि सूत बन जाए तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, ठीक है एक के बराबर होकर कटेगा तो एक के बराबर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इसी पदार्थ सूचकांक के आधार पर इसका मार्केट का स्थिति को निर्धारण किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप से ये कौन कौन सी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, ठीक है इसको मिटा दे रहे हैं। अब जहाँ देखेंगे ये पदार्थ सूचकांक जिस समय ये पहले कंडीशन में है, पदार्थ सूचकांक जब एक के बराबर होगा, में एक के बराबर होगा, अर्थात जितना कच्चे पदार्थ का यूज होगा उतना ही भार का तैयार माल होगा। तो ये इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, ये मार्केट और कच्चे पदार्थ दोनों के बीच में लग सकती है, ठीक है कहीं भी इसको लगाया जा सकता है, ठीक है मार्केट और जहाँ कच्चे पदार्थ का उत्पादन होता है वहाँ कहीं भी ये लगाया जा सकता है, ठीक है ये पहले कंडीशन में है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन होगा था कि जो पदार्थ सूचकांक ज़्यादा हो, जब पदार्थ सूचकांक एक से ज़्यादा होगा तो ये इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, पदार्थ सूचकांक एक से ज़्यादा होने का मतलब सकल पदार्थ होगा, कच्चे पदार्थ का मतलब वेट लूज मटेरियल होगा। तो ये कोशिश यही किया जाए कि मटेरियल, क्योंकि भार ज़्यादा हो जाएगा भार वहन करने का, इसलिए परिवहन व्यय कम करने के लिए इंडस्ट्री कहाँ लगाया जाएगा, ये रॉ मटेरियल है, ये मार्केट है, ठीक है तो ये कोशिश ये किया जाए कि इंडस्ट्री कच्चे पदार्थों के पास में लगाया जाए, ठीक है तो ये यहाँ पे इंडस्ट्री लोकलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा और इस पे यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है ये कहीं भी किया जा सकता है, इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना ज़्यादा उचित होगा, ठीक है दूसरे कंडीशन में। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये होगा कि जब MI होगा, MI अर्थात पदार्थ सूचकांक जब होगा एक से बराबर नहीं होगा बल्कि एक से कम होगा, ठीक है एक से कम होगा पदार्थ सूचकांक, तो ये इंडस्ट्री इस समय कहाँ लगेगी, कम होगा तो ये बाज़ार के समीप लगेगी, ठीक है ये बाज़ार की मार्केट है, ठीक है यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। तो ये तीनों चीज़ समझ रहे हैं, यहाँ पे पदार्थ सूचकांक जब बराबर होगा तो कहीं भी लगाया जा सकता है, और जब पदार्थ सूचकांक एक से ज़्यादा हो तो रॉ मटेरियल की तरफ या कच्चे पदार्थ वाले स्थान की तरफ, ठीक है और जब MI कितना कम होगा, एक से कम होगा तो कहाँ लगाया जाएगा, मार्केट के हैं, ठीक है बाज़ार के पास में इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण किया जाएगा, ठीक है तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे परिवहन लागत व्यय के आधार पर, ठीक है अब हम लोग डिस्कस करेंगे श्रम लागत के आधार पर, अर्थात इंडस्ट्री जब लगाया जाएगा तो कई कारक प्रभावित करता है जिसमें श्रम लागत भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है लेकिन ये वेबर महोदय ने इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, फिर भी कुछ प्रभावित करता है। तो इसके लिए एक आइसोडोपेन का यूज़ किया था, आइसोडोपेन जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, आइसोडोपेन क्या होता है, समान परिवहन लागत बिंदु होता है, ठीक है उसको मिलाने वाले ये रखा, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कोई स्थान है, यहाँ से परिवहन लागत व्यय सभी जगह पे समान है, ठीक है तो ये इसको मिलाने वाले जो रेखा होगा वो परिवहन लागत व्यय रेखा होगा या फिर
आइसोडापेन, इसको इंग्लिश में आइसोडापेन कहा जाता है। ठीक है, ये कई हो सकता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए 100 रुपया लग रहा है, ये वाला स्थान है, इस यहाँ से कम लग रहा है, फिर ये वाला स्थान, ये मिलाने वाला जो रेखा है ये यहाँ से कुछ ज़्यादा लग रहा है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे लगभग ये जहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित किया जाएगा, ठीक है, यहाँ से कच्चे पदार्थ लाया जाएगा तो इसका दूरी समान है और परिवहन व्यय यहाँ पे समान आएगा। यहाँ भी लगाया जाएगा तो यहाँ से भी सभी जगह से समान व्यय हो, परिवहन व्यय होगा। ठीक है, तो ये परिवहन, समान परिवहन व्यय के आधार पे इसका डिस्कस किया गया है कि जब श्रम लागत हो तो परिवहन व्यय जैसे बना रहे हैं, परिवहन व्यय वाली रेखा है या आइसोडापेन है, तो इंडस्ट्री मान लीजिए यहाँ पर लगाया गया, लेकिन परिवहन व्यय के वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री लगा है। ठीक है, ये जहाँ पे न्यूनतम परिवहन व्यय हो रहा है, लेकिन इसके आधार पर दूसरा जो पॉइंट, ये फैक्टर जब किया गया है कि कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि श्रम लागत भी एक फैक्टर होता है उद्योगों की स्थापना करने में। तो श्रम लागत मान लीजिए कई जगह पे, कुछ जगह ऐसे हैं कि वहाँ पे सस्ते श्रम हैं। ठीक है, ये L1 है, यहाँ पे लेबर, L2 है, यहाँ पे L1 है। तो यहाँ पे कुछ सस्ता परिवहन, ये जो परिवहन व्यय लाइन है इसके आधार पे यहाँ भी लगाया गया है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसके अपेक्षा जो मजदूर यहाँ से आ रहे हैं, इसके अपेक्षा यहाँ मजदूर और सस्ते मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब सस्ते मजदूर मिलेंगे तो कोशिश ये किया जाए कि जो इंडस्ट्री का लोकेशन है या अवस्थित किया जाएगा उसको धीरे धीरे जहाँ पे श्रम लागत कम होगा वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रभावित करता है, चूँकि लोकेशन के जो इंडस्ट्री का अवस्थिति के लिए श्रम लागत, जहाँ पे कोशिश ये किया जा रहा है कि श्रम लागत भी प्रभावित करते हैं तो श्रम वाले स्थान पर ही जा करके इंडस्ट्री को लगाया जाए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो सकता है कि श्रम वाले स्थान पे ज़्यादा जाएंगे तो परिवहन व्यय धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इंडस्ट्री इधर जाएगी तो परिवहन व्यय धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक ऐसा रेखा होगा, एक ऐसा आइसोडापेन कि जो श्रम लागत और न्यूनतम परिवहन लागत के बीच में, जितना श्रम लागत इधर जाने से बचत होगा उतना परिवहन लागत व्यय इधर बढ़ेगा। तो दोनों में बैलेंस एक ऐसा आइसोडापेन होगा या परिवहन लागत रेखा होगा कि ये दोनों का बचत और परिवहन लागत व्यय में अधिक जो एक्स्ट्रा खर्च, अतिरिक्त खर्च हो रहा है, दोनों जब बराबर होगा तो वो क्रिटिकल, ये आइसोडापेन इसको कहा जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? क्रांतिक आइसोडापेन कहा जाता है इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्रांतिक आइसोडापेन क्या होता है। ठीक है, जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाता है कई जगह पे, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर लीजिए कि जो परिवहन लागत व्यय इधर जो श्रम लागत वाले स्थान की ओर शिफ्ट करने पर इंडस्ट्री को शिफ्ट किया जाएगा तो सस्ता कुछ पड़ेगा, और लेकिन परिवहन लागत व्यय बढ़ने लगेगा। लेकिन ये क्या किया गया? क्रिटिकल आइसोडापेन, ये क्रिटिकल आइसोडापेन लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हो जाएगा कि जो परिवहन लागत व्यय इधर जो बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, वो श्रम के सस्ते होने की वजह से दोनों का बैलेंस हो जा रहा है। यदि इंडस्ट्री यहाँ से अधिक ले जाया जाएगा श्रम लागत रेखा की ओर या श्रम लागत स्थान की ओर, तो परिवहन व्यय बढ़ने लगेगा, तो फिर फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ये पॉइंट है, ये ऐसा ये रेखा है कि जो दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो इसको क्रांतिक आइसोडापेन कहा जाता है। बाकी जो आइसोडापेन है या इसको नॉर्मल आइसोडापेन कहते हैं, जबकि ये वाला जो एक रेखा होगा उसको क्रांतिक आइसोडापेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया होगा श्रम लागत, और इसी के बीच में इंडस्ट्री स्थापित की जाती है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल हो जाएगा, ये मार्केट है। ठीक है, इसी के बीच में इंडस्ट्री स्थापित किया जाता है। राइट, तो ये श्रम परिवहन लागत व्यय समझ में आ गया, ये श्रम लागत व्यय भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक एकत्रीकरण अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखते हैं कि एकत्रीकरण अर्थव्यवस्था क्या होता है और ये कैसे उद्योगों को स्थानीयकरण के लिए प्रभावित करता है। ठीक है, एकत्रीकरण अर्थव्यवस्था या एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्री इसको कहा जाता है। एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्री या एकत्रीकरण अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि
ऐसा स्थान होगा जहाँ पे कई उद्योग वहीं पर स्थापित होंगे, ठीक है, एक से अधिक उद्योग स्थापित होंगे, ठीक है, जैसे इस फिगर से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये ऐसा इंडस्ट्री है, ये सभी अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उत्पादित करती है, ठीक है, कुछ ना कोई सामान बनाती है। लेकिन एकत्रीकरण अर्थव्यवस्था से तात्पर्य हो जाता है कि कई इंडस्ट्री ऐसी होगी कि जो एक दूसरे के सहायक होगी। अर्थात जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री है, उसमें वॉशिंग पाउडर में जैसे कच्चे पदार्थ तो यूज होता ही है, और साथ साथ जैसे उसका पैकिंग के लिए प्लास्टिक यूज किया जाता है। तो मान लीजिए ये इंडस्ट्री जैसे प्लास्टिक बनाती है, और यहाँ पे इंडस्ट्री जो लगी है वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए काम करती है। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा वॉशिंग पाउडर के लिए जो पैकिंग का काम करती है प्लास्टिक, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, कच्चे पदार्थ के रूप में हो जाएगा। कच्चे पदार्थ के लिए हो जाएगा तो फिर ये इसको बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, पास में ही जो फैक्ट्री होगी उसी से अपना ये खरीदारी कर लेगी, ठीक है। तो ये एकत्रीकरण अर्थव्यवस्था का तात्पर्य हुआ कि यहीं पे हुआ कि एक दूसरे के सहयोग से, अर्थात एक इंडस्ट्री के कच्चे पदार्थ दूसरे इंडस्ट्री के लिए वो तैयार माल के रूप में उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जैसे तैयार माल होगा यहाँ के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में भी होगा, और इसमें बाज़ार का भी इसमें समावेश होता है, यहाँ बाज़ार भी यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये इन सबों की वजह से भी एक अलग ही लाभ होता है, ठीक है। इसीलिए कई जगह देखे होंगे कि जितना भी कई क्षेत्र बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में ही एक बनाया जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हो और एक दूसरे से लाभ उठा सके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा एकत्रीकरण की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये रहा वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस सिद्धांत का आलोचना या इसका मूल्यांकन करते हैं कि इस सिद्धांत में क्या विशेषता है और क्या कमियां हैं, ठीक है। तो विशेषता के संदर्भ में तो हम लोग देखें कि किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है कि जैसे वास्तव में कच्चे पदार्थ जहाँ पे मिलते हैं तो कोशिश यही किया जाता है कि कच्चे पदार्थ के स्थान पे इंडस्ट्री का लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में ही देखे होंगे जहाँ पे कई लौह इंडस्ट्री क्षेत्र हैं, या फिर वो कोशिश यही किया जाता है कि जो जहाँ पे लौह का खनन होता है उसी के आसपास इंडस्ट्री को लगाया जाता है। और जितने भी भारत में इंडस्ट्री हैं लगभग ज़्यादातर उसी क्षेत्रों में ही लगाई जाती हैं, लौह खनन क्षेत्र में लगाई जाती हैं, या फिर जो कोयला की जहाँ खदानें होती हैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, ठीक है। और कई इंडस्ट्री ऐसी भी हैं कि दोनों के बीच में भी लगाया गया है, कोयला के लिए क्षेत्र के लिए भी और जो लौह अयस्क हैं उसके दोनों के क्षेत्रों के बीच में भी लगाया गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसके स्पष्ट होता है कि ये सिद्धांत कारगर है। दूसरा चीज़ देखते हैं कि जैसे ये गन्ने की इंडस्ट्री है, चीनी वाला इंडस्ट्री है, ये कोशिश यही होता है कि ये कहाँ पे लगाई जाती है, जिस एरिया में गन्ने का खेती होता है उसी एरिया में ये इंडस्ट्री भी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रासंगिक है, अभी भी प्रासंगिक है। हालांकि ये लगभग 100 साल से भी अधिक सिद्धांत को दिए ही प्रतिपादन किए हुए हो गया, लेकिन फिर भी आज भी ये प्रासंगिक है, ठीक है। तो ये रहा इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब इसके देखते हैं कि हम कई निगेटिव पॉइंट भी है इसके, ठीक है। यहाँ सिद्धांत की इसके आलोचना देखते हैं क्या है इसके। जो पहला आलोचना इसको किया जाता है, इसी आधार पर किया जाता है कि उसकी पहली आलोचना इसी आधार पर किया जाता है कि ये परिवहन लागत व्यय पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, ज़्यादा जोर दिया गया है। ये ठीक है, परिवहन लागत एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, लेकिन इसमें आवश्यकता से अधिक इस पर ज़्यादा बल दिया गया है, ठीक है। केवल इसी को आधार मान करके इंडस्ट्री लगाने की बात किया गया है, जो कि एक गलत बात है, ठीक है। दूसरा है जो इसमें एक ऐसा आदर्श व्यवस्था की बात किया है, वो आदर्श व्यवस्था वास्तव में संभव नहीं है। जैसे इसमें कहा गया है, मान्यताएं में जैसे कहा गया है कि वो ऐसा क्षेत्र होगा कि जहाँ पे सामाजिक आर्थिक दशाएं समान होगी, जो कि ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से मानिए तो आदर्शवादी दशा की बात कर रही है, ठीक है।
आदर्शवादी बहुत दशा है, ठीक है, जो कि ये संभव नहीं है। तकनीकी रूप से भी करें कि तकनीकी रूप से भी सभी क्षेत्र में बराबर होगा, लेकिन जो कि ऐसा नहीं है। जनसंख्या तकनीकी रूप से बराबर समान कैसे हो सकती है? उसी क्षेत्र में कृषक भी होते हैं, उसी क्षेत्र में पढ़ने वाले भी लोग होते हैं, बौद्धिक क्षमता वाले भी लोग होते हैं, तो सबका अलग अलग तकनीकी दशा हुआ तो एक तकनीकी दशा नहीं कहा जाएगा। जो अगला आलोचना किया जाता है वो परिवहन व्यय पर किया जाता है, ठीक है, कि जब समान परिवहन व्यय होगा केवल, ठीक है। इसमें माना गया है कि जो परिवहन व्यय है, परिवहन व्यय केवल दूरी और भार से प्रभावित होता है, ठीक है, भार के ही बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवहन जिसे दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्तमान में देखेंगे कि दूरी बढ़ने के साथ साथ मान लीजिए कि एक यहाँ से यहाँ का किराया लगभग 10 किलोमीटर की किराया कितना है, 50 रुपये है, तो अगले 10 किलोमीटर का किराया 100 रुपये नहीं होगा, ठीक है, 100 से कम होगा, ठीक है। अगले यदि 10 किलोमीटर का किराया देखा जाए यहाँ से 10 किलोमीटर का, तो 100 इस हिसाब से 100 रुपया लगना चाहिए, लेकिन 100 रुपया नहीं लगता है, बल्कि लगभग 90 रुपये ही पड़ेगा या उससे कम ही पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान में या व्यवहारिक में देखने में मिलता है कि जितना दूरी बढ़ती जाती है क्रमिक रूप से इसका जो रेट होता है कम होता जाता है, किराए का जो रेट होता है कम ही होता जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर भी एक आलोचना इसका किया जाता है। और जो इसका अगला आलोचना है, ये कच्चे पदार्थ की बात कर रहा है। कच्चे पदार्थ जो कि एक समान दूरी पे, जैसे बताया गया है कि समान दूरी पे कच्चे पदार्थ मिलते हैं, समान दूरी नहीं बल्कि एक निश्चित बिंदु पर मिलते हैं, एक निश्चित बिंदु पर कच्चे पदार्थ मिलते हैं, या बाजार को भी माना गया है कि एक निश्चित, इसकी बाजार निश्चित है, बाजार निश्चित बिंदु पर मिलती है, जबकि वास्तव में व्यवहार में देखिए तो ये सही नहीं है, क्योंकि कच्चे पदार्थ भी धीरे धीरे स्थान अलग अलग माने बढ़ते या घटते रहते हैं। कई जैसे इंडस्ट्री करें, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। जैसे कच्चे पदार्थ जहाँ से लाया जाता था एग्रीकल्चर से संबंधित, वहाँ धीरे धीरे विस्तार हो गया, और कृषि का विस्तार होने से उसका क्षेत्र विस्तार हो गया है, उसकी दूरी कम हो गई है, ठीक है। और बाज़ार को भी माना गया है ऐसे ही कि बाज़ार पहले इतना दूर में ही बाज़ार था, तो बाज़ार लाने के लिए इतना दूर आना पड़ता था, और बाज़ार धीरे धीरे और विस्तृत हो गया है, तो बाज़ार यहाँ भी मिल जाएगा कहीं दूर से, तो इंडस्ट्री, तो बाज़ार का भी विस्तार हो रहा है, और साथ साथ जो कच्चे पदार्थ वाले स्थान है उसका भी विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। और जो अगला आलोचना किया जाता है इसको कि माना गया है कि केवल न्यूनतम परिवहन व्यय सबसे लाभ का पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें क्या माना गया है, इसमें जो न्यूनतम परिवहन लागत व्यय बिंदु है, परिवहन लागत बिंदु यही को माना गया है कि यही मुख्य औद्योगिक के लिए अवस्थिति के लिए अनुकूल स्थिति है, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य कई भी फैक्टर प्रभावित करते हैं, ठीक है। अन्य कई फैक्टर भी इसमें प्रभावित करते हैं, केवल परिवहन लागत से ही नहीं होता है, बल्कि मार्केट का भी प्रभावित करता है। वहाँ के एरिया के जो लोग हैं वहाँ के परचेजिंग पावर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो कई चीज़ भी ऐसे होता है कि वहाँ पे लाभ के लिए अन्य कारक भी इसके जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और इसमें जो श्रम लागत की बात किया गया था, लास्ट में जिसे बात किया गया कि श्रम लागत होता है कि एक स्थानापन्न है, अर्थात जितना दूर उधर जाएंगे श्रम लागत भी अलग अलग बढ़ता कम या धीरे धीरे कम होता जाएगा, जबकि ये वास्तव में सही नहीं। श्रम लागत जैसे कम जहाँ पे मिल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाकर के इंडस्ट्री लगाए। जो वहाँ के श्रमिक लोग हैं उनको बुला के भी, कोई परिवहन साधन ज़्यादा विकसित हो गया है तो उनको गतिशीलता भी हो सकती है, वो उनको बुलाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इस आधार पर श्रम लागत के को भी इनको भ्रामक माना गया है कि ये पूरी तरह से सही बात नहीं है कि एक ही स्थान पर वहीं पे ही होंगे वहीं पे बैठे ही रहेंगे, ठीक है। वो उनको बुलाया भी जा सकता है, और वास्तव में होता भी है, व्यवहार में भी देखा जाए तो होता है। और इनका जो 7वां आलोचना किया जाता है, ये
इन्होंने अभी बात जो वर्तमान में बाजार सिद्धांत चल रहा है इसको ये ध्यान नहीं दिए थे। बाजार सिद्धांत मतलब कि मांग पूर्ति का सिद्धांत, मांग एवं पूर्ति का ध्यान नहीं रखा गया है। जो बाजार चलता है तो मांग एवं पूर्ति के आधार पर ही चलता है। जितना डिमांड होता है उसके अनुसार सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलता है, ठीक है। तो इसके आधार पर भी वहाँ का बाजार का लाभ या मान लें कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी है, वहाँ पे डिमांड ही नहीं है, ठीक है, आपूर्ति किए जा रहे हैं, डिमांड ही नहीं है, तो फिर लाभ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस जगह पे अपना इंडस्ट्री लगाए कि जहाँ पे मांग भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये इन पॉइंट पे इनका आलोचना किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा अल्फ्रेड वेबर का जो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। यदि कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए यहीं पे रहने देते हैं। धन्यवाद।